गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारा जो सेशन चला हुआ है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे 46 क्वेश्चन से। 45 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उससे आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो 46 क्वेश्चन हमारे पास 45 क्वेश्चन है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन, न्यूक्लियोप्रोटीन कहां सिंथेसाइज होगा हमें ये बताना है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म। क्या आंसर होगा 45 का? जल्दी से जल्दी बताइए। क्या न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है? ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन हमारा सिंथेसाइज हो। न्यूक्लियर एनवेल्प का कोई काम नहीं होता इसके अंदर, ये तो सिर्फ एक क्या होती है, कवरिंग होती है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम है सिर्फ और सिर्फ आरएनए को सिंथेसाइज करना। और आरएनए भी कौन सा होगा? आरआरएनए। आरआरएनए मतलब के राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो कहां पे सिंथेसाइज होगा ये? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या आंसर होगा हमारा इसका? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A student wishes to study the cell structure under a light microscope having 10x eyepiece. एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जब वो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता हमारा 10x आईपीस के ऊपर रखा, उसके बाद 45x के ऊपर क्या किया, ऑब्जेक्टिव को लगा दिया। He should illuminate the object by which one of the following color of light so as to get the best possible रिजोल्यूशन। कैसा रिजोल्यूशन आएगा? ब्लू, ग्रीन, येलो या फिर रेड। तो कैसा आएगा हमारे पास? कौन सा रिजोल्यूशन देगा? लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना है कि 10x आईपीस लगाया है और 45x ऑब्जेक्टिव लगाया हमने। तो क्या होगा? ब्लू, ग्रीन, येलो या फिर रेड। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, उसकी ब्लू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सी ऑर्गेनली के पास होगा और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से जल्दी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होता है, लाइसोसोम्स के अंदर होगा। और काम क्या करता है ये? जो भी हमारे पास एंटीजन आते हैं, जो भी एंटीजन आते हैं उसको क्या कर देगा ये? डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड कर देगा उसको तोड़ के, और एमिनो एसिड में चेंज कर देगा उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। प्रोटीन को तोड़ेगा और एमिनो एसिड में चेंज करके आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ सेल, सेल से बाहर कर देगा ये उसको। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियर एनवेल्प इज ए डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेल्प किसका डेरिवेटिव होगी? बताइए। नीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। माइक्रोट्यूब्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मेंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर एनवेल्प किसका डेरिवेटिव रहेगी हमारे पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which is correct about cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure। हमारी जो सेल थ्योरी दी गई है, व्यू ऑफ करंट स्टेटस बताना हमने उसका हमारी नॉलेज के हिसाब से। AIPMT 1993 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए 49 का आंसर क्या होगा? इट नीड मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल है? या फिर मॉडिफाइड सेल थ्योरी मींस दैट ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग। क्या सेल थ्योरी के अनुसार ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल है रिप्रोड्यूसिंग के लिए? या फिर सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग वायरस डू नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बात क्या है? वायरस के पास क्या नहीं होगा?
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए या फिर आरएनए, यानी कि जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ यही चीजें होंगी। इसके पास कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होगी जो स्पेसिफिक इसको क्या करेगी, कवर करेगी। तो मेम्ब्रेन ना होने का मतलब क्या है, तो यही स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ठीक होगी। तो क्या आंसर दें इसका, आंसर होगा सी, सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ऐसा होता है कि लाइसोसोम फॉर्म होती है प्रोसेस पैकेजिंग करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, या फिर एसिडिक पीएच के अंदर होंगे, या फिर लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। 50 का आंसर क्या होगा, लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में भी ये बात पूछी गई थी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा तो कम पीएच पे काम करेगा, यानी कि 5.6 पीएच पे हमारा लाइसोसोम काम करता है। लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। कैसी मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगी इसके ऊपर। तो क्या चीज नहीं है, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका कोई भी काम नहीं होता है, कोई पैकेजिंग इसके साथ नहीं होगी। तो क्या आंसर होगा हमारा ए। नॉट करेक्ट पूछा गया था तो नॉट करेक्ट में ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा इनमें से नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया है सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलिन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइकोलिपिड आपने देखा होगा, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड यानी कि फैट। फॉस्फोलिपिड बिल्कुल होता है, किसमें काम आता है, डबल मेम्ब्रेन में, डबल मेम्ब्रेन के अंदर काम आता है हमारा। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की भी स्मॉल अमाउंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल अमाउंट होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी होगा हमारे पास, लिपिड भी होगा और कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी होगा, लेकिन कौन नहीं होगा, प्रोलिन। प्रोलिन क्यों नहीं होगा, प्रोलिन एक क्या है, एमिनो एसिड है, और एक अमीनो एसिड अकेला मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, बाकी तीनों चीज होगी, तो बी आंसर होगा हमारा इसका। नेक्स्ट है हमारा, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी बनानी है इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, क्या काम है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी एटीपी का, बताइए जल्दी से जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए एक बात और बता दूं मैं आपको, क्या होगा, ये अपना सेल्फ डीएनए रखते हैं, दोनों के दोनों सेल्फ डीएनए रखते हैं, और उससे आगे फिर क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएंगे। बताइए 52 का आंसर क्या होगा, क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन, या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पे होंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट वहीं पे होंगे जहां पे एटीपी का सिंथेसाइज करवाना होगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट देखते ही पता चलता है कि एटीपी के बारे में पूछा है, और एटीपी का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र कहीं ना कहीं तो वहां पे होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो यही तो बात पूछी गई थी इसके अंदर, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही हम एटीपी को सिंथेसाइज करवा लेंगे। तो डी आंसर होगा हमारा इसका 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए,
कौन इनमें से अपना खुद का डीएनए रखता है? AIPMT 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम है, लाइसोसोम है या फिर पेरोक्सिसोम है? तो क्या होगा, अभी अभी पीछे देख के हटे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए रखता है। तो क्या आंसर होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा वो इवेंट्स है डज नॉट अकर इन RER? बताइए, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड या फिर फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज? तो क्या होगा 54 का आंसर? बताइए जल्दी से जल्दी। क्या प्रोटीन फोल्डिंग का काम करता है ये? बिल्कुल करता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन बिल्कुल करता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड यहीं से जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के लिए इसके अंदर कोई जगह नहीं होती, क्योंकि लिपिड को बनाने के लिए RER नहीं चाहिए, हमें SER चाहिए। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, न कि RER। RER का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना। तो प्रोटीन के लिए सभी बातें प्रोटीन के लिए बताई गई हैं, लेकिन एक बात है जो सिर्फ लिपिड के लिए बताई गई है, और हमने इस गलत स्टेटमेंट को ही चुनना है। तो डी आंसर हमारा इसका 54 का आंसर रहेगा। आगे 55, ऑक्सीजोम या फिर F0 F1 पार्टिकल अकर इन। सबसे पहली बात है कि F0 और F1 पार्टिकल होते किसके अंदर हैं? होते किसके अंदर हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे हमें। और माइटोकॉन्ड्रिया की किस लेयर में मिलेंगे ये हमसे पूछा गया है। थाइलाकोइड बिल्कुल गलत। थाइलाकोइड का तो कोई काम नहीं है। थाइलाकोइड तो कहां पे मिलेंगे हमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस के ऊपर F0 F1 नहीं होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के सरफेस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके ऊपर हमें क्या मिलेंगे? F0 और F1 मिलेंगे, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम करेंगे, ATP को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट चुनिए, कौन सी होगी इनमें से? नीट 2016 के अंदर आया क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बिल्कुल ठीक है। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल। क्या पिलाई और फिम्बरी कभी भी मोटिलिटी में हेल्प करती है? या फिर साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेला सेल्स? बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्या नहीं होती? कोई भी वॉल नहीं होती है। तो पिलाई और फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। कभी नहीं होगा कि बैक्टीरियल सेल के पास पिलाई और फिम्बरी लोकोमोशन में हेल्प करे। लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए सिलिया और फ्लैजेला होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला जो क्या करते हैं? लोकोमोशन के साथ साथ क्या करते हैं? उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं वो भी फ्लैजेला का काम होता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? हमारा बी आंसर होगा 56 का। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। सेलुलर टोटिपोटेंसी, सबसे पहली बात टोटिपोटेंसी क्या होगी? टोटिपोटेंसी क्या होगी? चार टाइप से पोटेंसी होती है सेलुलर की। टोटिपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी और है मल्टीपोटेंसी, और नेक्स्ट है यूनिपोटेंसी। तो पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, क्षमता, उसकी क्षमता कितनी होगी, कितना काम कर सकती है सेल। टोटी का मतलब होता है टोटल, ऑल ऑर्गेनिज्म डेवलप बाय सिंगल सेल। एक ही सेल से क्या हो, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? टोटिपोटेंसी। जिससे टोटल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं हम, चाहे वो कोई ऑर्गन हो,
चाहे कोई भी फंक्शन हो बॉडी का, वो हर फंक्शन टोटिपोटेंसी की एक सिंगल सेल से डिवाइड कर करके आगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देंगे। उसके बाद है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी में जब आपने देखा हुआ गैस्टुला स्टेज के अंदर, क्लीवेज में गैस्टुला स्टेज आती है एक जाइगोट के बाद और एम्ब्रियो से पहले, तो उस स्टेज के अंदर इनर सेल मास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं। यानी कि जाइगोट को छोड़ के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको क्या बोलेंगे? प्लूरिपोटेंसी। उसके बाद है मल्टीपोटेंसी। मल्टी का देखते ही वर्ड का ही पता चलता है कि मल्टीपल काम होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, यानी कि एक से ज्यादा ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा दे, वो होगी मल्टीपोटेंसी। और आगे है यूनिपोटेंसी। यूनि का मतलब सिंगल, सिर्फ एक ही ऑर्गन पे काम करे, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिपोटेंसी। यानी कि किसी ने यदि लीवर को बनाना है तो एक ही सेल होगी जो सिर्फ लीवर को बनाएगी, वो लीवर की सेल कभी भी किडनी को फॉर्म नहीं करेगी। यदि किडनी की सेल है तो कभी लीवर को नहीं बनाएगी, और ना ही कभी लंग्स के ऊपर काम करेगी। लंग्स के लिए अपनी एक अलग सेल होगी, किडनी के लिए अलग होगी, और लीवर के लिए अलग सेल होगी। तो उसमें कौन आता है? यूनिपोटेंसी। ठीक है, चारों चीजें समझ में आई। अब चलते हम क्वेश्चन के ऊपर। सेलुलर टोटिपोटेंसी हमने बतानी है कि किसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट होगी। 57 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, क्या होगा? क्या ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर होगी, या फिर प्लांट सेल के अंदर होगी, या फिर यूकैरियोट के अंदर होगी, या फिर बैक्टीरिया के अंदर होगी? बैक्टीरिया का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यूकैरियोट बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अंदर टोटिपोटेंसी नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म, ओनली जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होगी, ये एंजियोस्पर्म के भी अंदर हो सकती है, ये टेरिडोफाइट के भी अंदर हो सकती है, ये ब्रायोफाइट के अंदर भी हो सकती है, ये लाइचन के अंदर भी हो सकती है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल प्लांट सेल, सारी की सारी जो प्लांट की सेल हैं उसके अंदर टोटिपोटेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो क्या आंसर है हमारा? बी, प्लांट सेल। नेक्स्ट है हमारा द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लेटेस्ट मॉडल निकाला साइंटिस्ट ने, वो कौन सा है? लेमेलर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल और मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। कौन सा होगा हमारा 58 का? ये तो कॉमन सी बात है कि हमें सबसे पहले सेल के अंदर यही चीज पढ़ाई जाती है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके अंदर हमें एक मॉडल के बारे में बताया जाता है, उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया जाता है कि क्या पूछा है उसके अंदर, मेम्ब्रेन का काम क्या है, चैनल क्या होते हैं, लाइगेंड क्या होते हैं, गेट क्या होते हैं, ओपन और क्लोज का टाइमिंग बताया जाता है कि कौन सी प्रोटीन किस टाइम ओपन होगी, किस टाइम क्लोज होगी, पेरिफेरल है कि सरफेस है कि इनर है। ये चीजें फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसिटाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंग्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक देखने से ही पता चलता है कि इसके अंदर स्टडी किसकी की जाती है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की स्टडी इसके अंदर की जाती है। तो किसके ऊपर ये क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे 36 पता नहीं 37 क्वेश्चन में ये बात पूछी गई थी एसिटाबुलेरिया के अंदर। तो क्या आंसर होगा? फंगस के अंदर नहीं, मल्टीपल या फिर मल्टी सेलुलर फंगस, ये भी बात ठीक नहीं है। यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट, एक ही सेल हो जिसके अंदर और एक ही न्यूक्लियस हो, और वो कौन है? ग्रीन एल्गा। तो इसके अंदर ये बात पूछी गई थी। एसिटाबुलेरिया एक स्पीसीज को लेके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं था, ये यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा लिया गया था जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या आंसर होगा? सी। आगे है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद। किससे कनेक्टेड नहीं होता कंपाउंड माइक्रोस्कोप? न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, या फिर ट्यूब लेंथ।
अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें रिजोल्यूशन पूछा गया था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन दे दिया है, वर्ड अलग है, बात दोनों की एक ही है। रिजोल्यूशन भी बात वही है, मैग्निफिकेशन भी बात वही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या देखा था हमने, आई पीस के लिए 10x दिया गया था और ऑब्जेक्टिव के लिए 45x लिया गया था। तो ये दोनों बात तो होंगी ही होंगी इसके अंदर, इससे तो कनेक्ट ये बिल्कुल होगा। आगे है ट्यूब लेंथ, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दी जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ट्यूब लेंथ भी इसके अंदर होगी। तो ये किस चीज के ऊपर काम नहीं करेगा, न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर काम नहीं करेगा। तो क्या आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, क्या होगा, जर्मिनेटिंग सीड जो फैटी एसिड है डिग्रेड क्यों नहीं होते, एक्सक्लूसिवली बताना हमें। क्या होगा 61 का आंसर, 61 का जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा। क्या पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लास्टिड या फिर ग्लाइऑक्सीजोम, बताइए। ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या करते हैं, एक्सक्लूसिवली अलग से ही होते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट है 62, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। नीट 2019 के अंदर आया क्वेश्चन है, सम मेटासेंट्रिक में क्या होगा, एम आर्म और एन आर्म। एम और एन का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता इसके अंदर, क्या होती है पी और क्यू, तो ऊपर के दो तो वैसे ही कट गए, अब बचा सी और डी। पी आर्म और क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, यानी कि शॉर्टर कौन होगी पी या लार्जर कौन होगी क्यू, या फिर क्यू शॉर्टर होगी पी लार्जर होगी। सब मेटासेंट्रिक की बात की है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है, बीच में काइनेटोकोर हो जाता है क्रोमोसोम के, यहां पे काइनेटोकोर होगा, हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक और बात है सब मेटासेंट्रिक, मतलब मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा ऊपर, एक को क्या करना है छोटा और दूसरी को क्या करना है बड़ा। तो कौन सी आर्म छोटी होगी, पी आर्म छोटी हो जाएगी और क्यू आर्म क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, द सॉलिड लिनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन वर्ड किसके लिए लेते हैं हम, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। एलिमेंट का डायमीटर दे दिया है, मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, वो सिंगल टाइप का मोनोमर का नाम बताइए क्या होगा। नीट 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 63, क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या फिर लैमिन्स। कौन सा मोनोमर होगा जो साइटोस्केलेटन के अंदर हेल्प करेगा, कौन होगा, माइक्रोफिलामेंट। क्या करते हैं ये सारे के सारे, मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं सेल को, मैकेनिकली सपोर्ट करेंगे उसको खड़ा रखने में, उसकी स्ट्रक्चर में, उसके डिवीजन में, सब जगह पे काम आएंगे। माइक्रोट्यूबुल का काम सिर्फ और सिर्फ किस चीज में होता है, मियोसिस के अंदर हो गया, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हो गया, वहां पे माइक्रोट्यूबुल अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, माइक्रोट्यूबुल्स आर एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूबुल किसके अंदर एब्सेंट होंगे, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, फ्लैजेला के अंदर होंगे, स्पिंडल फाइबर के अंदर होंगे या फिर सेंट्रियोल के अंदर होंगे। 64 का आंसर बताइए क्या हो। फ्लैजेला अपने आप में क्या रखता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि अभी अभी पीछे क्वेश्चन देख के भी हटे हैं कि फ्लैजेला का फंक्शन ही क्या होता है, मूवमेंट करवाना। स्पिंडल फाइबर मियोसिस के अंदर भी आते हैं और माइटोसिस के अंदर भी आते हैं। सेंट्रियोल भी क्या करता है, एनिमल के अंदर आता है और डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल का कोई काम नहीं होता, सेंट्रियोल प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं।
क्लियर एब्सेंट रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मिलेंगे? एनिमल के अंदर मिलेंगे हमें। तो क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास क्या नहीं होंगे? माइक्रोट्यूबुल नहीं होंगे। तो क्या आंसर रहेगा हमारा इसका? क्या आंसर रहेगा? ए। वैक्यूल इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है? वैक्यूल। और किस पीएच पे काम करते हैं ये, और क्या स्टोर करके रखते हैं, ये बात हमसे पूछी गई है। लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर। क्या ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और एयर को कंटेन करके रखते हैं? लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। सबसे पहली बात, वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन तो होगी, और मेम्ब्रेन भी कैसी होगी? सिंगल मेम्ब्रेन होगी। तो ऊपर के दो आंसर में लैक मेम्ब्रेन बताया गया है, तो इनको तो हम देखते ही काट देंगे। उसके बाद है सी और डी। इसके पास कोई प्रोटीन और लिपिड स्टोर नहीं होते हैं, ये किसी भी प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करके नहीं रखता है। तो थर्ड आंसर भी हमारा चला गया। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डी आंसर। मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ये बात भी ठीक है, और वाटर को भी रखेगा और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी स्टोर करके रखेगा। तो क्या आंसर होगा हमारा? डी आंसर होगा। आगे है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। एटीपी का दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेन करना है। इसमें चार थ्योरी बताई गई हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? कीमोस्मोटिक थ्योरी, मंच हाइपोथेसिस जिसको हम मास फ्लो मॉडल भी बोल देते हैं, रिले पंप थ्योरी जिसको हम गोडलविस्की बोल देते हैं, और ये गोडलविस्की कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। आगे है कोलोडनी वॉन्ट मॉडल। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, यानी कि एटीपी को फॉर्मेशन कर लिया है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से। एक्सप्लेन किसने की थी ये बातें, ये हमने बताना है। 66 का क्या आंसर होगा? कौन सी थ्योरी में ये एक्सप्लेन की गई थी चीजें? आंसर तो हमारा ये रहेगा कि कीमोस्मोटिक थ्योरी। पीछे हम कीमोस्मोटिक थ्योरी के बारे में अभी पढ़ के आए हैं। तो क्या आंसर रहेगा? ए। लेकिन मंच हाइपोथेसिस, मास फ्लो मॉडल भी किसी ना किसी ने तो दिया होगा, और इसमें क्या किया गया था? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर। यहाँ पे किस वे में काम किया गया था? ट्रिगर प्रेशर के वे में काम किया गया था। ट्रांसलोकेशन किया गया था किसका? फूड का। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसके बाद है रिले पंप थ्योरी, और रिले पंप थ्योरी के बारे में क्या बताया गया था? कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि ये प्लांट की सूट होगी हमारी, और इसके बाद फिर नीचे है इसकी रूट, और ये क्या करती है? वाटर पोटेंशियल, यानी कि लिविंग सेल होती हैं। लिविंग सेल कौन सी होंगी? जो वाटर को लेके जाएंगी। वाटर को लेने के लिए कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? जाइलम। जाइलम के अंदर चार टाइप से सेल होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। ये क्या होगी? इसमें से पैरेन्काइमा यानी कि लिविंग सेल। लिविंग सेल कौन सी होती है? जो टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा था उसके अंदर लिविंग सेल कौन सी थी, या लिविंग टिश्यू कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा, दो ही ऐसे टिश्यू थे जो लिविंग थे। और डेड में कौन आता था? स्क्लेरेन्काइमा आता था, जो क्या करता था? बार्क के ऊपर होता था, यानी कि आउटर पार्ट है जो प्लांट का, उसके ऊपर डेड सेल होती है, और वो कौन सी है? स्क्लेरेन्काइमा। अब लिविंग की बात है तो पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा सेल होंगी, मूवमेंट करवाएंगी वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? नीचे खींचेगी वाटर को, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेविटी चलेगा। मास फ्लो है, मास फ्लो करेगा ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर तक लेके जाएगा वाटर को, और स्टोमेटा पे जाके छोड़ देगा, और वहां से फिर क्या होगा? ये वेपराइज हो जाएगा वाटर,
और स्टोमेटा ओपन होने के बाद क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा। तो किसकी सारी की सारी हेल्प किसकी रहेगी इसके अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा की रहेगी। उसके बाद है कोलोडनी वॉन्ट मॉडल। कोलोडनी वॉन्ट मॉडल में क्या बताया गया था कि रूट और शूट का जो प्लांट ट्रोपिज्म है, एक हार्मोन काम करता है इसके ऊपर। कौन सा हार्मोन होगा वो, जिसका नाम है ऑक्जिन। ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाने में हेल्प करवाता है, रूट को भी और शूट को भी, रूट को भी और शूट को भी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। यानी कि ये फॉर्म कैसी करवाता, होता तो ये अनइक्वल फॉर्म में है, अनइक्वल रूट और शूट। यानी कि हो सकता है कि शूट ज्यादा बढ़ जाए या फिर हो सकता है कि रूट ज्यादा बढ़ जाए। तो कारण क्या होगा इसके अंदर, कारण यही है कि यदि रूट ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पे वाटर की क्या होती है, कमी होती है। और वाटर की कमी का मतलब यही है कि रूट को ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, ज्यादा ग्रेविटी के लिए काम करेगी। और शूट का काम है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे प्लांट, तो वो शूट के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होगा। अनइक्वल ग्रोथ होगी, चाहे रूट बड़ी हो चाहे शूट बड़ी हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये फंक्शन इसके अंदर करवाता है। और ये दी किसने थी, अर्नेस्ट कोलोडनी ने दिया था ये मॉडल। आई बात समझ में, आए चार है जो थ्योरी दी गई है या फिर मॉडल दिए गए हैं, चारों अलग अलग काम करते हैं। तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए काम करने वाला कौन था, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसमें केमिकली और ऑस्मोटिक, जिसमें ऑस्मोटिक बात आ गई तो वहां कोई ना कोई वाटर का काम तो जरूर चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। एक एंड से क्लोज होता है और दूसरा लंबा होगा, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी सेंट्रोमेयर की, बताइए जल्दी से जल्दी। टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। 67, टीलोसेंट्रिक में स्मॉल अमाउंट में तो होगा एक पी आर्म, उसके बाद क्यू आर्म। सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक अभी पीछे देखा था, एक पी और क्यू दोनों सेपरेट होंगी, अनइक्वल फॉर्म में होगी, एक लार्ज होगी एक स्मॉल होगी। मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल रहेंगी, लेकिन टोटल एंडिंग पॉइंट पे कौन सी होगी, एक्रोसेंट्रिक होगी। एक्रोसेंट्रिक, तो क्या आंसर होगा हमारा इसका, डी आंसर होगा। वन एंड बिल्कुल क्लोज कर देगी तो वो कौन करेगी, एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद है 68, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर। कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है और प्लांट की सेल के अंदर और उसके वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। 68 का आंसर क्या होगा, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन्स, जेंथोफिल या फिर क्लोरोफिल। बताइए कौन सा होगा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। वाटर सोल्यूबल सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, एंथोसाइनिन्स। बाकी के सारे क्या है, इनसोल्यूबल। ये सारे कलर भी प्रोवाइड करवाते हैं और ये अट्रैक्शन के लिए भी काम करते हैं प्लांट में। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा इसका, सोल्यूबल कौन होगा वैक्यूल के अंदर, एंथोसाइनिन्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिया इज नॉट करेक्ट। सिलिया के लिए क्या चीज करेक्ट नहीं है इसके अंदर, बताना। 69 के अंदर क्या होगा, सिलिया कंटेन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूबुल सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल तो इसके अंदर 9+2 की अरेंजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सिलिया इज कंट्रोल बाय फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नॉट करेक्ट, बी। आगे भी पढ़ लेते हैं, सिलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, बिल्कुल हेयर लाइक सेल होती है इसकी। माइक्रोट्यूबुल ऑफ सिलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, बिल्कुल ट्यूबुलिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है या एक एंजाइम है, ये क्या करवाता है, सिलिया को फॉर्म करवाता है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा,
ये कोई कैल्शियम इफ्लक्स या फ्लक्सिस के ऊपर काम नहीं करेगा। आगे है 70 क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसके अंदर नहीं होगा, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। नीट 2015 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, देखते ही समझ में आता कि तीनों के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर तो कवरिंग भी नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो डीएनए कहां से रखेगा ये। तो राइबोसोम का तो काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करता है बस। ये किसकी हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एमआरएनए आएगा और एमआरएनए इसके साथ बाइंड होके क्या करेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। ये राइबोसोम का काम है। तो किसके अंदर डीएनए नहीं होगा, राइबोसोम्स। आज 70 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम 71 से स्टार्ट करेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।